Hi everyone, I Dimple Tiwari welcome you all in Vedantu Commerce channel. आज की वीडियो में हम क्या स्पेशल करने वाले हैं। आपकी वीडियो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है और उनके लिए भी जो ये सोचते हैं कि हमको कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो वेदांतु आपके लिए लेकर आया है फ्री कोर्सेज यूट्यूब पर। आपको यहाँ पर टॉपिक्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो भी इस चैनल को देखें। तो हम इस वीडियो में आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ये फर्स्ट वीडियो है हमारा इकोनॉमिक्स का। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स इसमें हम करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहूंगी जो भी इस चैनल को देख रहा है और वो चाहते हैं कि अपकमिंग वीडियो का लिंक आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को आप लाइक जरूर करिए और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके। Okay, so this is our first video of economics, chapter 1 of statistic. आपका स्टैटिस्टिक और माइक्रो इकोनॉमिक्स दो बुक्स 11th में चलती हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस है किस किसने दी है, कौन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एंड ऑल दैट। ओके, सो मूविंग ऑन। आपको ये पता है ना, क्लास 11th में आपका जो फुल सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी वो आपकी कितने की आएगी, वो आपकी आएगी 40 मार्क्स की। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स ये भी 40 मार्क्स की, और आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी और उस फाइल से रिलेटेड जो भी आपका एग्जामिनर आता है स्कूल में तो वो आपसे क्वेश्चंस पुट आउट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स हो जाते हैं। चलिए हम क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हम देखेंगे इस वीडियो में, देन कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी, इकोनॉमिक गुड्स, नॉन इकोनॉमिक गुड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत ही बेसिक आज हम लेने वाले हैं कि पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। हमने 9th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, हमने 10th में भी पढ़ा है, बट इकोनॉमिक्स का जो एकदम करेक्ट सिनेरियो आपको जो समझाना शुरू होता है वो क्लास 11th से ही होता है। अब तक तो आपने बहुत ही कह सकती हूँ बेसिक चीजें आपने पढ़ी हैं कि आपका बैंक में क्या है, आपने WTO के बारे में पढ़ा है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में आप क्या देखेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। अगर आपको मालूम है कि कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये है इनकी पिक्चर, जिन्हें बोला जाता है क्या, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये जो एडम स्मिथ हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी थी साइंस व्हिच डील्स विद वेल्थ। अच्छा, आपको ये पता होगा कि अर्थशास्त्र ही बोला जाता है हिंदी में इकोनॉमिक्स को। अब आप कहोगे कि अर्थशास्त्र पहले आया था, इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने बाद में लिखा है इकोनॉमिक्स, तो फिर इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को क्यों बोला जाता है, चाणक्य को क्यों, यानी चाणक्य या कौटिल्य को क्यों नहीं बोला जाता है। वो इसलिए नहीं बोला जाता है, जो चाणक्य थे ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस जो था आपका, पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स, वो एक साथ वो एक ही सब्जेक्ट में पढ़ाते थे। लेकिन एडम स्मिथ ने बोला नहीं, पॉलिटिकल साइंस अलग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स अलग सब्जेक्ट है, दोनों अगर साथ में, यानी अगर आप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के साथ में अगर राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस को भी इंक्लूड कर दोगे तो हम कभी भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को सही से समझ ही नहीं पाएंगे और इकोनॉमी जितनी ग्रोथ करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाएगी। तभी आज आप देखते हो ना कि RBI अलग है, गवर्नमेंट अलग है, ये काम दोनों कंट्री की वेलफेयर के लिए ही करती है और कैसे इकोनॉमी को चलाना है ये सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है और आपका RBI, ये दोनों मिलकर काम करती है। लेकिन गवर्नमेंट का पूरा नहीं है कि कहाँ पर इन्फ्लेशन जाना चाहिए, क्योंकि उसकी नॉलेज इसको नहीं है। जिसकी नॉलेज जिसको है उसका काम उसी को देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इन्होंने डेफिनेशन दी थी साइंस विच डील्स विद वेल्थ। इन्होंने किस पर फोकस किया है, वेल्थ पर। अब यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन आएगी और ये पूछ सकते हैं कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ ने वो डेफिनेशन दी थी। चलिए, अब एडम स्मिथ ही अज्यूम्ड वेल्दियर अ नेशन हैप्पियर अ सिटीजन। एडम स्मिथ ये सोचते थे कि जितना नेशन वेल्दियर है, ठीक है, जितनी वेल्थ है उसके पास में, उतना ही सिटीजन, उतना ही उस देश के नागरिक खुश रहेंगे। अब
इसके जो फीचर्स हैं एडम स्मिथ ने जो कहे थे अपनी डेफिनेशन में, ये किस पर फोकस करते हैं, किस पे एम्फेसिस करते हैं, वेल्थ पर। और यहाँ पर इनका वेल्थ से मतलब ओनली टेंजिबल गुड्स है। टेंजिबल गुड्स कौन से होते हैं? जिन्हें आप टच कर सकते हो और आप देख सकते हो, ऐसे टेंजिबल गुड्स होते हैं लाइक गोल्ड, लैंड एटसेट्रा। वर इंक्लूडेड सर्विस, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सर्विसेज को एक्सक्लूड किया था, यानी सर्विसेज इंक्लूड नहीं थी, ठीक है। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, सिर्फ टेंजिबल गुड्स पर फोकस करते थे, इनटेंजिबल पर नहीं करते थे। तो वेल्थ ये किसको बोलते हैं? जो भी मटेरियलिस्टिक चीज हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलती है। अब इसी वजह से इनको क्रिटिसिज्म भी मिला कि भाई ऐसा तो नहीं है, कई सारी ऐसी भी चीज होती है जो मटेरियलिस्टिक नहीं होती हैं, इसलिए इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, आलोचना मिली इनको कि इट इज टू मटेरियलिस्टिक, ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर ही फोकस कर रहे हैं। इन्होंने वेलफेयर को तो इग्नोर ही कर दिया। अरे गवर्नमेंट जब काम करती है, आप खुद बताइए, सिर्फ ये इसलिए थोड़ी ना करती है कि प्रॉफिट कमाया जाए, गरीबों को कैसे गरीबी से निकाला जाए उस पर भी तो काम करती है। कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, जो वेलफेयर बोला जाता है, यानी लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। इन्होंने और क्या इग्नोर किया? हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ, लव, फैमिली, यानी हमारी जो ये वाली चीजें हैं जिन्हें इनटेंजिबल बोला जा सकता है। अब जैसे कोई सामान आप टच कर रहे हो, वो हॉट लग रहा है तो उसे आप फील कर सकते हो, बट ये इनटेंजिबल होता है। तो इन्होंने क्या, आप जो लव, अफेक्शन, फैमिली, ठीक है, ये सारी चीजों को इन्होंने इग्नोर किया, जबकि ये चीजें भी मैटर करती हैं, किसमें? इकोनॉमी में मैटर करती हैं ये वाली चीजें। तो इसलिए इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। फिर आती है आपकी सेकंड डेफिनेशन जो दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम हम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, उनकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ऐसी डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने दी। तो एल्फ्रेड मार्शल वेल्थ का मतलब क्या बताते हैं? एंड ऑफ एंड इज ह्यूमन वेलफेयर, वेल्थ इज अ मीन्स व्हाइल इट्स एंड इन ह्यूमन वेलफेयर। अब इसके फीचर्स क्या है? ये इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, ऐसा मार्शल कहते हैं। वेल्थ इज अ मीन्स व्हाइल एंड इन ह्यूमन वेलफेयर, उनके उनके हिसाब से जो वेल्थ है वो क्या है? ह्यूमन वेलफेयर है वेल्थ। सेंट्रल पॉइंट उनका क्या है? वेलफेयर। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन किसने दी थी, तो वो एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। लेकिन इनकी डेफिनेशन में भी कुछ थे प्रॉब्लम्स, कुछ लूप होल्स थे, जिसकी वजह से इनको भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। क्या था वो? इन्होंने इमटेरियल थिंग्स को निग्लेक्ट कर दिया था, जैसे सर्विसेज ऑफ अ टीचर, डॉक्टर, सिंगर, इंजीनियर, ये वाली चीजों को इन्होंने क्या किया? इग्नोर किया था। इसीलिए इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो वेग है, वेग मतलब कंफ्यूजिंग है, लोगों को इजीली समझ में नहीं आ रही थी कि कहना क्या चाहते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू स्टेट which things would lead to welfare and which will not. Now, criticism of definition of Marshall, एक और इनमें criticism क्या था कि consumption of several goods do not add to welfare। कई सारी ऐसी consumption of good थे, जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल और ड्रग्स, ये हालांकि हमारी बॉडी को कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन लोग इसका कंजप्शन तो करते हैं ना, तो ये आपका वेलफेयर में नहीं आएगा। उन्होंने क्या बोला? लोगों के कल्याण के लिए। तो अगर हम इस चीज को इंक्लूड करें तो ये चीज लोगों के वेलफेयर से थोड़ी ना रिलेटेड होती है, इसलिए भी इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स, ठीक है। इनका पूरा नाम था लियोन रॉबिन्स। इनकी जो डेफिनेशन है वो बोली जाती है साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, यानी इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो स्कैरसिटी पर बेस्ड थी। वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। स्टोरी ऑफ अलादीन, मतलब अलादीन था ना, अलादीन का क्या था कि अलादीन को जो भी विश उसकी थी वो क्या करता? लैम्प को रब करता था, उसकी एक जिन आता था, उसकी सारी डिमांड्स फुलफिल कर देता था। लेकिन नॉर्मल इकोनॉमी अलादीन की चिराग पर नहीं चलती है। नॉर्मल इकोनॉमी कैसे चलती है? कॉन्सेप्ट बेसिस पर चलती है, स्कैरसिटी पर बेस्ड होती है। स्कैरसिटी क्या होता है? जहां पर रिसोर्सेज कम है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। तो इसको फुलफिल कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 पेन है बट डिमांड 100 पीपल कर रहे हैं, तो कैसे होगा? यहाँ 100 डिमांड 100 की है और 10 क्या है? यहाँ पर आपका सिर्फ रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं? 10 है। तो इसे कैसे आप फुलफिल करोगे? तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी मतलब लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो हम लोग इतने लकी नहीं है कि हमारे पास अलादीन का चिराग है। तो स्कैरसिटी क्या है? अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। इन दोनों में कैसे कैसे सामंजस्य, कैसे कॉम्प्रोमाइज करके इनको कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो, ये इन्होंने बात किया है।
तो स्कैरसिटी की जो वे बात कर रहे थे रॉबिन्स, वो कह रहे थे स्कैरसिटी यूनिवर्सल होती है। चाहे आप विलेज एरिया देखिए, आप सिटीज में देखिए, आप कोई भी कंट्री की बात करिए, ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में स्कैरसिटी है तो अमेरिका डेवलप कंट्री है वहाँ स्कैरसिटी नहीं होगी। स्कैरसिटी हर जगह फेस की जाती है, कोई भी इकोनॉमी हो। स्कैरसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इकोनॉमी में, वो स्कैरसिटी है। अगर स्कैरसिटी ना होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती, क्योंकि लोगों की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई होती, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती ही नहीं। नो स्कैरसिटी, नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स आई क्यों है? क्योंकि हम अपने कम रिसोर्सेस को किस तरीके से डिमांड के साथ में कोऑर्डिनेट करें, उन दोनों में कैसे इक्विलिब्रियम सेट करें कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है मैन का वो मैक्सिमम हो। यही है आपका क्या, स्कैरसिटी। इसी की वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि कम चीज में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाना चाहिए। स्कैरसिटी सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है अल्टरनेट यूज भी। यानी एक ही चीज, हमारे पास में रिसोर्स तो लिमिटेड है लेकिन उसके मल्टीपल चीजें हैं उसके। हम जैसे आपके पास, हम मैं बात करूं, आपके पास 1000 रुपीज है, तो 1000 रुपीज में आपके पास ऑप्शन है कि आप केक भी ले सकते हो, आप मिल्क भी ले सकते हो, और ये क्या है, बटर भी ले सकते हो, शुगर भी ले सकते हो, आइसक्रीम भी ले सकते हो, है ना, एटसेट्रा। तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज क्या हुआ है, रिसोर्स क्या हुआ है आपका, मनी। और आपके अल्टरनेट यूज क्या है, इतने सारे, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा है। तो आपको क्या आता है यहाँ पर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है। आप कौन सी चीज को ले, ये आपको अपना डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी चीज प्रेफरेबल है, प्रेफरेंस आप किसको देते हैं। नाउ ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका यूज आप कितनी जगह पर करते हैं। स्मार्टफोन है, उसका यूज आप बहुत सारी जगह पर करते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी अपने लाइट के लिए चाहिए, मतलब रोशनी की वजह से चाहिए, या फिर अपनी वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं, टीवी चलाना चाहते हैं, किस वजह से चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। सो रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, यानी वो दोनों साइड से कैसा है, न्यूट्रल है। नाउ ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, बट वंस वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस देन वी विल डू द क्वेश्चंस। नाउ डेफिनेशन ऑफ सैमुअलसन, अल्टीमेटली डेफिनेशन दी थी आपकी किसने, सैमुअलसन ने। सैमुअलसन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी इन्होंने बात किया किस पर, ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको इसका डिफरेंस मालूम है तो आप मुझे बताइए। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्या है आपका, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करता है। ये डील करता है कि रिसोर्सेज जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे जाए अमंग द पीपल, कि जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो, और जो बेनिफिट है लोगों का वो भी यहाँ पर मैक्सिमम हो। टाइप्स ऑफ गुड की बात की गई है यहाँ पर, गुड्स एंड सर्विसेज वी रिक्वायर फॉर सेटिस्फेक्शन। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर जो मोर सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन बोली जाएगी वो किसकी बोली जाएगी, मोर सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन जो बोली जाएगी वो रॉबिन्सन की, सॉरी सैमुअलसन की बोली जाएगी। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सबकी बात की है, यानी जो प्रॉब्लम एडम स्मिथ ने किया था वो भी इन्होंने अपने में कवर किया, एल्फ्रेड मार्शल की भी, रॉबिन्स की, सारी चीजें की पॉजिटिव चीजें भी ली है, और जो इनके ड्रॉबैक्स थे उनको भी यहाँ फुलफिल किया है, इसलिए मोर सेटिस्फैक्टरी डेफिनेशन बोली जाती है सैमुअलसन की। टाइप्स ऑफ गुड वी रिक्वायर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर वांट्स। गुड्स और सर्विसेज की जरूरत क्यों पड़ती है, हमारी जो सेटिस्फेक्शन, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करते हैं और उससे हम सेटिस्फाई होते हैं। इकोनॉमिक गुड्स होते हैं और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स। इनिशियली हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक गुड्स की। ये क्या होते हैं, स्क्योर स्क्योर होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं। और ये कैसे चलते हैं, ये प्राइस के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे प्राइस हाई हुआ तो आपका गुड जो है वो कम हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं चीजों की अगर कमी है मार्केट में तो प्राइस हाई हो जाता है, और अगर प्लेंटी ऑफ मतलब अमाउंट में अवेलेबल है मार्केट में तो प्राइस ऑब्वियस है कि कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, व्हीट, क्लोथ, फर्नीचर, टी, मिल्क, शुगर, सर्विसेज ऑफ अ टीचर, डॉक्टर, है ना, ये सब किस में आएगा, आपका इकोनॉमिक गुड्स में आएगा। इकोनॉमिक का मतलब जब कोई भी आप चीज खरीद रहे हो, काम कर रहे हो, उसके बदले जब आपको पैसा मिल रहा है, इसलिए इसको इकोनॉमिक बोल रहे हैं। अब दूसरा है नॉन इकोनॉमिक गुड्स, आर प्लेंटी एंड डू नॉट कमांड प्राइस। ठीक है, जैसे एयर, आप सूरज से रोशनी ले रहे हो, ठीक है, आप, सन आपको रोशनी दे रहा है, बारिश में पानी भी मिल रहा है, एयर भी मिल रही है आपको, ये फ्री में मिल रही है, तो ये इकोनॉमिक गुड्स नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक गुड है, क्योंकि ये प्राइस को देखते हुए इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है,
ये नेचुरल थिंग्स है जो हमको बिना पैसे दिए ही मिल रही है, इसलिए नॉन इकोनॉमिक गुड है। तो जहाँ इन शॉर्ट कह सकते हैं, जहाँ पैसे की बात कर रहे हैं हम लेने देने के लिए, वो हमारा इकोनॉमिक है, और जहाँ हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं वो हमारा नॉन इकोनॉमिक है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू ऑब्टेन इकोनॉमिक गुड्स, वी इंडल्ज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक जो गुड्स हैं उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो चीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज से निकलती हैं वो उसी को हम कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसको इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पीपल टू अर्न देयर लिविंग। यानी वो काम, किसी भी तरीके का काम किया जा रहा हो, जैसे डॉक्टर काम कर रहा है, टीचर काम कर रहा है, बिजनेसमैन काम कर रहा है, ये सब काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मनी। ठीक है, और मनी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड। ठीक है, अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए भाई, क्योंकि ये भी तो खाना खाएंगे, खाना खाने के लिए इनको भी चाहिए, कपड़े चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, तो सारी रिक्वायरमेंट्स इनकी भी तो है। तो ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके बदले इनको पैसा मिलेगा, और उस पैसे से ये लोग क्या करेंगे? अपनी जो भी नीड्स है उनको फुलफिल करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करते हो? सबसे पहले आप प्रोडक्शन करते हो। प्रोडक्शन क्यों किया? क्योंकि डिमांड आई थी, जो डिमांड आई तो आपने कंजप्शन किया। कंजप्शन आपने किया, अब जैसे डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? फिर इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट किया उसने, अब यहाँ पर एक्सचेंज करेगा, किसी ने सामान खरीदा, किसी ने लिया, यानी बाइंग और सेलर, बायर और सेलर यहाँ पर होंगे। अब बायर सेलर है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पीपल। किसके बीच में? हु इज एबल टू और हु इज अफोर्डेबल, जिसके पास में पैसे हैं उस सामान को खरीदने के लिए, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रोडक्शन, इट इज कंसर्न विद इंक्रीजिंग द यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये हम देखते हैं, ये आपका माइक्रो का है टॉपिक, ये उसमें मैं कवर कर दूंगी। तो ये क्या करते हैं? कंसर्न विद इंक्रीजिंग, यानी जो भी लोग हैं उनकी यूटिलिटी को इंक्रीज किया जाए, यूटिलिटी, और वो कैसे फुलफिल होगी, कैसे सेटिस्फाई होंगे, जब वो गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन कर लेंगे। तो यहाँ आएगा प्रॉब्लम, क्या आता है कि क्या प्रोडक्शन करना चाहिए और किस तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए, ये प्रोडक्शन में आएगा। नाउ फॉर्म यूटिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग शर्ट विद द हेल्प ऑफ क्लोथ, थ्रेड, बटन्स एंड लेबर। अब अगर आप शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्लोथ चाहिए होगा, थ्रेड चाहिए होगा, बटन्स चाहिए होंगे, और आपको एक लेबर चाहिए होगा काम करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, किसकी? शर्ट की। अब आपने प्रोडक्शन कर दिया इसका, तो आपने क्यों प्रोडक्शन किया? क्योंकि आपने देखा, क्योंकि भाई शर्ट की डिमांड है। अब तो ये क्या हुआ? व्हाट टू प्रोड्यूस, जो हमने देखा था ना, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये था आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर हम ये जाने कि हमको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, यानी कम से कम पैसा लगकर हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकल कर आए, आउटपुट निकल कर आए, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना है। ये आएगा हाउ टू प्रोड्यूस में। अब है प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टिंग टी लीव्स फ्रॉम असम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। प्लेस यूटिलिटी क्या है कि किसी ए जगह पर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन डिमांड अगर बी जगह से आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि उत्तर प्रदेश में टी की डिमांड है और असम में टी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो असम से कैसे लिया जाएगा? कोई ऐसा तो होगा नहीं कि एक इंसान जाएगा वहां से टी परचेज करेगा और लेकर आएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम शुरू होगा, ट्रांसपोर्टिंग एक्टिविटी होगी, जिससे असम से यूपी की तरफ जो भी होगा सप्लाई होगा, टी की सप्लाई होगी, फिर यहाँ पर लोग उसको खरीद पाएंगे। ये अपना इंक्लूड करेगा इसमें प्रॉफिट वगैरह सा। नाउ कंजप्शन, इट इज कंसर्न विद द यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। कंजप्शन मतलब जब आपने सामान खरीद के खुद डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो ताकि आपको सेटिस्फेक्शन, भूख लगी आपने खाना खाया, आपको डॉक्टर की, आपको बीमार हो आपको डॉक्टर की सर्विस मिल गई, ये क्या है? ये आपकी डायरेक्ट सर्विसेज है जिससे आप डायरेक्टली सेटिस्फाई होते हैं। कंजप्शन क्या है? इट इज कंसर्न विद नोइंग हाउ कंज्यूमर डिसाइडेड, यानी इसमें कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसे क्या चीज खरीदनी है, और वो डिसाइड करता है अपनी इनकम के बेसिस पर। ऑल्दो उसके पास में बहुत सारे गुड्स होते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी पॉकेट यानी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग और मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि किस गुड को उसे खरीदना है और किसे नहीं खरीदना, कौन सी उसके लिए प्रेफरेबल है, कौन सी इंपॉर्टेंट है। इट डिपेंड्स विच गुड्स इज एक्चुअली बाय, अल्टीमेटली वो कौन से गुड का बाय करे।
किसको बाय करेगा। देयर वुड हैव बीन नो प्रोडक्शन इफ देयर वाज नो कंजप्शन। अगर किसी चीज की डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं इकोनॉमी में। प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ द डिमांड, यानी जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट, इट इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग कैपिटल गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्यों किया जाता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है, वो फर्दर मूव ऑन हो। जैसे मशीन्स पर अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आपने मशीन खरीदी है, तो मशीन की हेल्प से आप क्या कर पाओगे? अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज कर पाओगे, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है। जब डिमांड को आपको फुलफिल करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मशीन्स पर, टेक्नोलॉजी पर, ताकि आप प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी कर पाए, डिमांड्स को जल्दी से जल्दी फुलफिल कर पाए। तो ये प्रोडक्शन आपका इन्वेस्टमेंट का हुआ। इट इज कंसर्न विद सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज, आप जानते हैं कि किसी सामान को खरीदना बेचना ये एक्सचेंज कहा जाता है, जो यूजुअली किया जाता है मनी से। पहले इनिशियली हम बात करें तो बार्टर सिस्टम था कि हम सामान के बदले सामान लेते थे, लेकिन उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका ये जो सिस्टम बार्टर सिस्टम था इसको खत्म किया गया। फिर बहुत सारे गोल्ड एक्सचेंज रेट आया, ठीक है, लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ क्योंकि लोग उसको अपने पास जमा करके रखने लग गए। अल्टीमेटली हमारे पास में कौन सा है? मनी एक मीडियम है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नोन एज प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी उस प्रोडक्ट का प्राइस के अकॉर्डिंग हम एक्सचेंज करते हैं। आपको लग रहा है कि आप जो प्राइस दे रहे हो उस गुड के लिए सही है तो आप उसको खरीदिए, अदरवाइज मत खरीदिए। एक प्रोड्यूसर को लग रहा है कि एक सप्लायर को लग रहा है कि जो प्राइस पर वो कंज्यूमर को दे रहा है उसका कोई लॉस नहीं हो रहा, तो उस पर वो आपको देगा, अदरवाइज वो आपको बेचेगा ही नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन प्राइस। Distribution, it is concerned with how the national income or the total income arising from the production called GDP. It distribution is distributed through wages, rent, profit and interest. अब जो भी प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स काम कर लेते हैं उनके बदले उनको जो भी इनका रेम्यूनरेशन बनता है, अब उससे वो क्या करते हैं? अपने सामान को खरीदते हैं, ठीक है, और उसको कंज्यूम करते हैं। अब जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? जीडीपी। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे जीडीपी का फुल एक्सप्लेनेशन कि कैसे जीडीपी कैलकुलेट होती है, कितने एग्रीगेट्स होते हैं, एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपका ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम डेफिनेटली बाद में करने वाले हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होगा? दीज हैव नो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इसमें कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं, मतलब कोई मनी रिलेटेड बात हम नहीं कर रहे होंगे। नॉट कंसर्न विद मनी, ठीक है, मनी की कोई यहाँ बात नहीं हो रही। तो इसमें आ जाएंगे आपकी सोशल एक्टिविटीज, कि आप जा रहे हो पुअर को कपड़े दे रहे हो, पुअर को खाना खिला रहे हो, तो ये सब किस में आएंगे? रिलीजियस एक्टिविटीज, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। चैरिटेबल एक्टिविटीज हुई, डोनेशन हुआ, जैसे आपने ब्लड डोनेट किया, डोनेट का मतलब ही डोनेशन का क्या मतलब है? दान देना। तो ये सब किस में होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। पेरेंटल एक्टिविटी, ठीक है, लव योर फैमिली, तो ये जो सारी चीजें नॉन इकोनॉमिक में आती है। क्या है ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकम इकोनॉमिक एक्टिविटी? इसका आंसर आप दीजिए। हाँ, अगर उसमें मनी की बात आने लग जाए कि अगर एक फादर है अपने बेटे को पढ़ाता है, उसके बदले वो कोई पैसा नहीं लेता है, तो नॉन इकोनॉमिक है। और अपने बेटे से जिस दिन वो पैसा मांगने लग जाएगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। व्हेन विल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकम इकोनॉमिक? इफ अ प्लेयर प्लेस फुटबॉल इन ऑर्डर टू गेट रेम्यूनरेशन। एक प्लेयर है, फुटबॉल गेम खेलता है और उससे अपना रेम्यूनरेशन लेता है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इफ द सेम प्लेयर प्लेस इट फॉर द सेक ऑफ हिज हेल्थ, इट इज नॉन इकोनॉमिक। अगर वही सेम प्लेयर उस गेम को खेल रहा है, यानी फुटबॉल खेल रहा है इसलिए कि उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। नाउ आपको फाइंड आउट करना है इसमें से इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मदर कुकिंग फूड फॉर फैमिली, ये क्या हो जाएगा? माँ खाना बनाती है, उसके बदले पैसे लेती है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा देखते हैं, शेफ कुकिंग फूड एट होटल। शेफ खाना बनाता है, उसके बदले वो पैसा लेता तो है, तो ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, है ना। थर्ड है, डॉक्टर अटेंडिंग टू अ पेशेंट एट हिज क्लिनिक। डॉक्टर के क्लिनिक पर आप जाइए, अपने आप को दिखाइए, तो डॉक्टर पैसे लेगा ना, क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मदर टीचिंग टू हर चाइल्ड, अगर एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी,
ठीक है। टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। किड्स बर्निंग क्रैकर्स ऑन दिवाली, बच्चे दिवाली में क्रैकर्स जला रहे हैं, ये क्या होगा, ये आप बताइए, नॉन इकोनॉमिक या इकोनॉमिक। ठीक है, ये लास्ट वाला आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या किया है, आज की वीडियो में हमने डेफिनेशन देखी है इकोनॉमिक्स की, टाइप्स ऑफ गुड्स देखे हैं, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज देखी हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ गुड कौन कौन से, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, एक्टिविटीज में भी हमने देखी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने क्या देखा है, आज की वीडियो में हमने कवर किया है इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी जो बेसिक बेसिक चीजें हैं कि डेफिनेशन किसने दी, कितने लोगों ने दी, किस पर फोकस किया गया है, गुड्स कैसे होते हैं, आपके टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्या है, नॉन इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में देखी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इससे अपने नोट्स बनाने हैं और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो आपको आंसर चैट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।